हमारी गलतियों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं और इसे हमें ही भुगतना पड़ता है। लेकिन कभी कभी एक छोटी सी गलती भी काफी भारी पड़ जाती है, जिसके लिए कभी कुछ समय के लिए तो कभी जिंदगी भर के लिए हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी गलती हो जाए जिसे हमें मरने के बाद भी सालों तक भुगतना पड़े तो? ऐसा ही कुछ हुआ था सुधाकर के साथ। बात करीबन 15 साल पुरानी है। सुधाकर जलगांव का रहने वाला 26 साल का लड़का था और वह पुणे के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसे वहां जॉब करते हुए तकरीबन 6 साल हो चुके थे। वह ज्यादातर पुणे में ही रहता था, जहां पर उसने एक किराए का फ्लैट ले रखा था। इस बार वह मई के महीनों में छुट्टी लेकर जलगांव आया हुआ था और आने की वजह थी उसकी शादी के लिए आए हुए रिश्ते। कुछ 1-2 रिश्ते पसंद भी आए थे और वहां बात भी चल रही थी और सब कुछ ठीक रहा तो इस दिवाली तक शादी करने की भी तैयारी थी। सुधाकर जलगांव कुछ 15 दिनों तक रुका। जब उसकी छुट्टी खत्म हुई तो वह पुणे जाने के लिए निकल पड़ा। उस रात उसकी बस तकरीबन 11 बजे की थी, लेकिन कुछ काम का बहाना करके वह घर से 8 बजे ही निकल गया। दरअसल उसे शराब पीने का शौक था, या यूं कहे कि उसे लत थी। जब वह पुणे में रहता था तो हफ्ते में 1-2 बार वो शराब पी लिया करता था, लेकिन इस 15 दिनों में उसे अपने फैमिली के साथ रहते हुए शराब पीने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जब वह जलगांव से जाने वाला था तो उसने सोचा कि क्यों ना जाते वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी की जाए। उसने अपने दोस्तों के साथ शराब की पार्टी करने का फैसला किया और इसीलिए वह जल्दी ही घर से निकल पड़ा। सुधाकर और उसके दोस्त बस स्टैंड के पास ही एक बार में जाकर बैठे। उन्होंने शराब और चिकन मंगवाया और खाने लगे। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए वक्त की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। जब उसने घड़ी देखी तो उसमें 11 बज चुके थे। उसकी बस का समय हो चुका था। वह हड़बड़ाहट में अपने दोस्तों से वहीं विदा लेते हुए स्टैंड की ओर दौड़ा, लेकिन वह जब तक वहां पहुंचता बस निकल चुकी थी और अब बस स्टैंड पूरी तरह से खाली था। अब ना तो वहां कोई स्टाफ मौजूद था, ना ही कोई प्रवासी। कुछ 1-2 लोग थे जो वेटिंग रूम में सो रहे थे। वह अगली बस के बारे में जानने के लिए यहां वहां घूमने लगा। उसे यहां वहां घूमता देखकर एक रिक्शा चालक उसके पास आया। कहां जाना है भैया? उस रिक्शा वाले ने पूछा। कुछ नहीं, पुणे जाना था, बस निकल गई। अब पता नहीं अगली बस कब आएगी। इंक्वायरी काउंटर पर भी कोई नहीं है। अरे भाई, अभी अभी जो बस गई ना वही आखिरी बस थी। अब पुणे तो क्या, कहीं पर भी जाने के लिए बस नहीं है। अब सीधा सुबह 5 बजे ही एक बस है जो नासिक से होते हुए पुणे जाती है। तब तक तुम चाहो तो लॉज में रुक सकते हो, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, सुधाकर ने कहा, मैं यहीं बस स्टैंड पर ही रुक जाऊंगा, धन्यवाद। और इतना कहकर वह स्टैंड के वेटिंग रूम की ओर चल पड़ा। उसे लग रहा था कि रिक्शा चालक उससे झूठ बोल रहा है ताकि वह उससे भाड़ा वसूल कर सके और लॉज वालों से कमीशन, क्योंकि उसे याद था कि कुछ साल पहले वह ऐसे ही आधी रात को एक बस से पुणे गया हुआ था। हालांकि उसे उस बस का सही से टाइम नहीं मालूम था कि वह बस कितने बजे की थी। अब तो वह घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। शराब की गंध से घर वाले पहचान लेंगे, इसीलिए वह घर नहीं जाना चाहता था। उसने तय किया कि वह कुछ देर उस बस का इंतजार करेगा और अगर बस ना भी आए तो सुबह के 5 बजे की बस तो है ही। वह वहीं किसी बेंच पर बैठकर वक्त निकालने लगा क्योंकि 5 बजने में अभी काफी समय बाकी था। उसके बाद सुधाकर उस बस का इंतजार करते हुए यहां वहां घूमता समय बिताने लगा। देखते ही देखते
रात का 1 बज चुका था, लेकिन कोई बस नहीं आई। अब वह भी समझ गया था कि उसे वहीं बस स्टैंड पर रात गुजारनी पड़ेगी, और इसके लिए वह मन ही मन तैयार हो रहा था। उसे अब नींद आ रही थी और वह सोना चाहता था। तभी डेपो से हेडलाइट की रोशनी आई। कोई तो बस थी जो चालू हुई थी, जिसे सुधाकर ने देखा। वह ऐसे ही जिज्ञासा के साथ उस बस के साथ पहुंच गया और देखा तो उस बस के बोर्ड पर लिखा था जलगांव पुणे बस। वह मन ही मन खुश हो गया। अब उसे स्टैंड पर रात नहीं गुजारनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए उसने ड्राइवर से पूछा, क्या यह बस पुणे जाने वाली है? ड्राइवर ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद वह अपनी बैग लेकर बस में चढ़ गया। शायद वह पहला ही प्रवासी था, क्योंकि बस पूरी तरह से खाली थी। लेकिन उसे क्या, उसे तो बस आराम से बैठना था। उसने एक अच्छी सी सीट देखी और उस पर जा बैठा। उसके कुछ देर बाद वह गाड़ी धीरे धीरे भरने लगी। उसमें कई सारे पैसेंजर बैठने लगे। एक बुजुर्ग कपल, एक औरत जिसके साथ 3 बच्चे थे। ऐसे ही तकरीबन 12-13 लोग उस बस में चढ़ गए। कुछ देर बाद बस अच्छी खासी भर गई। बस के अंदर पूरी तरह अंधेरा फैला हुआ था, जिसकी वजह से किसी का भी चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन चहल पहल से समझ आ रहा था कि बस लगभग भर चुकी थी। सुधाकर को एक बात अजीब महसूस हुई। उस बस के अंदर इतने लोग होने के बावजूद भी वहां काफी खामोशी थी। कोई भी किसी के साथ बात नहीं कर रहा था। सब ऐसे खामोश बैठे थे जैसे सबको साफ सूंघ गया हो। सुधाकर को इस बात से आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और कुछ ही देर बाद बस चल पड़ी। धीरे धीरे कर बस जलगांव से बाहर निकल गई। उसके कुछ बाद कंडक्टर उसके पास आकर खड़ा हो गया। सुधाकर ने खराड़ी बाईपास की टिकट के लिए कहा तो कंडक्टर बोला, तुम्हें आखिरी स्टैंड की ही टिकट मिलेगी। यह गाड़ी अब वहीं रुकेगी। खराड़ी बाईपास और आखिरी स्टॉप कुछ ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए इस पर सुधाकर ने कुछ नहीं कहा और टिकट ले ली। रास्ते से तेजी से चलते वक्त खिड़की से ठंडी हवा सुधाकर को सुला रही थी। कुछ देर बाद उसे झपकी आने लगी और वह कब गहरी नींद में चला गया उसे पता ही नहीं चला। लेकिन रात के तकरीबन 3 बजे अचानक लोगों की चीखों से सुधाकर की नींद खुल गई। वह डर के मारे जग गया। उसे लगा जैसे बस को कुछ हो गया है और लोग चीख रहे हैं। वह चीखें ऐसी थी जैसे लोग मर रहे हो। लेकिन जैसे ही वह हड़बड़ाकर जागा, वहां किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ खामोश था। उसे क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। गहरी नींद में होने के कारण और बस के अंदर की लाइट चालू बंद होने के कारण पहले तो कुछ साफ साफ दिखाई ही नहीं दिया। उस चालू बंद होती लाइट की वजह से उसे ठीक से देखने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें और मन स्थिर हुए, उसके दिल की धड़कन मानो रुक सी गई। उसकी सांस अटक गई और कलेजा मुंह तक आ गया। गाड़ी किसी सुनसान जगह पर खड़ी थी और सुधाकर के सामने कंडक्टर खड़ा था, जिसका आधा चेहरा किसी चीज से कुचला जा चुका था। उसकी एक आंख उसके चेहरे पर लटक रही थी और उसके कपड़े पूरी तरह खून से सन चुके थे। यह नजारा देखकर वह डर गया। कंडक्टर के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सामने की सीट की ओर देखा, वो डर के मारे सहम गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खिड़की के पास बैठे उन दोनों बुजुर्ग कपल का सिर कहीं गायब हो चुका था। उनकी सीट पर खून ही खून फैला हुआ था। सुधाकर डर के मारे उठ खड़ा हुआ।
लेकिन तभी एक और डरावना दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई। ड्राइवर अपनी सीट से उठकर उसकी ओर आ रहा था और उसकी गर्दन बीच में से कटी हुई थी, जिसकी वजह से वह एक तरफ झुक गई थी। ड्राइवर के शरीर पर कांच धंस चुके थे और उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। वो दृश्य बहुत ही डरावना था, जो किसी भी व्यक्ति को विचलित करने के लिए संपूर्ण था। कटे फटे लोग उसके सामने चल रहे थे। यह देख सुधाकर काफी डर चुका था। उसे कैसे भी करके बस से बाहर निकलना था, लेकिन उसकी बाजू वाली खिड़की पर लोहे की रॉड लगी हुई थी, जिसकी वजह से वह वहां से भाग नहीं सकता था। दरवाजे के पास कंडक्टर और ड्राइवर खून से लथपथ खड़े थे, इसीलिए वह बस के पिछले भाग की ओर भागा। लेकिन पीछे भागते वक्त उसने देखा कि बस के अंदर कोई भी जिंदा इंसान नहीं था। सब कटे फटे और खून से सने हुए थे। किसी का सिर फट चुका था तो किसी की गर्दन मुड़ चुकी थी और हर कोई खून से लथपथ था। बस की फर्श से लेकर छत खून ही खून थी। लेकिन हां, वहां ना कोई चीख रहा था ना चिल्ला रहा था। सब खामोशी से सुधाकर की ओर देख रहे थे। सुधाकर अपनी जान बचाने के लिए बस की आखिरी सीट की ओर जा पहुंचा, जहां एक कांच की बड़ी सी खिड़की थी। वह बाहर निकलने के लिए अपने हाथों से उस खिड़की की कांच को तोड़ने की कोशिश करने लगा। वह जोर जोर से उस पर हाथ मारने लगा और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सारे मरे हुए लोग अपनी अपनी सीट से खड़े होकर उसकी ओर बढ़ रहे थे। सुधाकर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांस भी ऊपर नीचे होने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे, जिस वजह से कांच तोड़ते वक्त उसका जोर काम नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह तोड़ने की कोशिश किए जा रहा था। लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसे खींचते हुए बस के मझले भाग में ले आया। बाकी मुर्दा लोग धीरे धीरे कर उसके पास घिरा बनाकर खड़े हो गए और उसे दबोचने लगे। उन मुर्दों का खून सुधाकर के शरीर और चेहरे पर गिर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब सुधाकर खून से नहा रहा हो। धीरे धीरे उसकी सांस अटकने लगी और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह तकरीबन 9:30 बजे शनिवार पेट पुलिस चौकी पर फोन आया, जिसमें हवलदार विजय को बताया गया कि बस डेपो की एक बस में एक आदमी बेहोश मिला है। उसके बाद विजय अपने साथी चंद्रकांत को लेकर बस डेपो पर गया, जहां एक पुरानी जंग लगी टूटी फूटी बस के अंदर सुधाकर बेशुद्ध होकर पड़ा था। उसके सिर पर चोटों के निशान थे और कपड़े पर काफी धूल मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से घसीटा हुआ हो। उसके बाद विजय ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया और उसे अस्पताल पहुंचाया। जब सुधाकर को होश आया तब उसने उस रात घटी सारी बातें हवलदार विजय और चंद्रकांत को बताई। उन्होंने उसकी सारी बातों को सुना और सुनने के बाद वो कमरे से बाहर आ गए। उस वक्त उनके साथ बस डेपो का एक कर्मचारी भी मौजूद था। उस कर्मचारी ने विजय को बताया, साहब, मुझे लगता है वह आदमी सच बोल रहा है। वह हमें जिस बस में मिला वह वहीं जलगांव पुणे की बस थी, जिसका 3 साल पहले भीषण हादसा हो चुका था। और वह हादसा इतना भीषण था कि उस हादसे में बस के ड्राइवर और कंडक्टर सहित सारे प्रवासियों के चिथड़े उठ चुके थे। सुधाकर की बात पर चंद्रकांत को भरोसा था, लेकिन विजय को जरा सा भी नहीं था। इसीलिए विजय ने कहा, अरे कहां तुम इस शराबी की बातों में आ रहे हो चंद्रकांत? तुमने देखा नहीं उसने कितनी शराब पी रखी है? इस पर चंद्रकांत ने कहा, नहीं विजय, मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है।
अगर वह शराबी झूठ बोल रहा है या नशे में है तो रात के 1 बजे बस का निकलना, 3 के करीब उस बस का एक्सीडेंट होने वाली बात उसे कैसे मालूम? और तो और वह जलगांव से यहां तक उस बस में कैसे आया? अरे भाई, वह कोई जलगांव से नहीं आया होगा। डेपो का वह एक कबाड़ खाना है जहां कबाड़ हुई बस खड़ी रहती है। वह जुआरी और शराबियों का अड्डा है। रात को कई सारे शराबी यहां इकट्ठा होते हैं। वह भी शराब पीने लगा होगा और किसी ने इस बस की दुर्घटना के बारे में उसे बता दिया होगा और वहीं बकबक वो हमारे साथ कर रहा है। या फिर जुआरियों ने उसे पीटा होगा और कोई कार्यवाही ना हो इसलिए सुनी सुनाई कहानी हमें बता रहा है। उसे ठीक होने दो, उसके बाद उल्टा लटका कर 2 डंडे पड़ेंगे ना तो सब सच सच बोल देगा। अभी के लिए छोड़ो उसे, हमें और भी बहुत सारे काम हैं। उसके बाद विजय और चंद्रकांत चौकी के लिए निकल गए और बस कर्मचारी अपने डेपो की तरफ। लेकिन उसी दिन दोपहर के 3 बजे फिर से विजय को अस्पताल से फोन आया। समाचार थे कि डेपो के अंदर जो आदमी बेहोश मिला था उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसके बाद फिर से विजय उस अस्पताल में गया। उसने सुधाकर के घर वालों को इन्फॉर्म करने के लिए उसका पता ढूंढने लगा। इसीलिए विजय ने उसकी बैग को और उसके कपड़ों को खंगाला। उसके कपड़ों को खंगालते वक्त उसकी शर्ट की ऊपरी जेब में से विजय को एक टिकट मिला जिस पर लिखा हुआ था आखिरी स्टॉप। कुछ दिनों बाद रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। हर रोज की तरह ही जलगांव डेपो के अंदर एक बस शुरू हुई जिसके अंदर एक एक कर यात्री चढ़ने लगे, जिसमें अब सुधाकर भी था। वह वैसे ही खामोशी से चढ़ा जैसे बाकी लोग चढ़े और वह अपनी सीट पर बैठ गया। और कुछ देर बाद गाड़ी डेपो से निकली और अपने आखिरी स्टॉप की ओर चल पड़ी और सुधाकर खिड़की से बाहर देख रहा था। यह सिलसिला रोज का था। बस इतनी थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।